नेशनल पर। आदाब, मैं हूं अंशु नैथानी। हाजिर हूं हिंदुस्तान के सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात इंडियन रेलवे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। 1.3 बिलियन के देश में इंडियन रेल की दुनिया में चौथे नंबर पर आता है और इसे चलाने में एक एसेंशियल रोल अदा करता है। माल ढुलाई और पैसेंजर्स के मूवमेंट को आसान बनाने और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंडिया में रेलवे को डिजिटल बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत 2022-23 में कवच और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए 2000 किलोमीटर्स तक रेल नेटवर्क को इंडियनाइज सिस्टम के तहत सिक्योरिटी और कैपेसिटी को केपेबल बनाने का अमल जारी है। अब समझाने वाली बात यह है कि हाल के बरसों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की कौन कौन से कोशिशें की जा रही हैं ताकि रेलवे सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बनाया जा सके। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चार खास मेहमान। आईआईटी दिल्ली के डिफेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर मानव आर भटनागर, रेलवे बोर्ड के फॉर्मर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक मेंबर श्री दिनेश चंद्र शर्मा, आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक दीक्षित और रेलवे बोर्ड के फॉर्मर मेंबर ट्रैफिक गिरीश पिल्लई। आप सभी का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। दिनेश चंद्र जी, यहाँ आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ ये जो सेफ्टी का इश्यूज़ है उसको हम किस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं और ताकि ये एक पूरी चीज़ जो है वो सक्सेसफुली रन हो सके, इंडियन रेल जो हमारी है वो बेहतरीन ढंग से काम करे। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ सेफ्टी कैसे बढ़ेगी। तो इसमें सेफ्टी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी रेलवे ऑपरेशन करता था और गाड़ियाँ चलती थी। अब हमारा नेटवर्क ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है एंड वी नीड टेक्नोलॉजी टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन इज सेफ। बट कैपेसिटी बिल्डिंग से कैसे सेफ्टी बढ़ती है ये मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझाता हूँ। मैं मान लीजिए कि आप सिंगल लाइन पे 10 गाड़ी चला रहे हैं एक दिन में, तो हर ट्रेन चलाने के बाद आपको डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन चेंज करना पड़ता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। उसकी जगह अगर आपके पास डबल लाइन मिल जाए तो आपका सिंगल लाइन ऑपरेशन एक ही तरफ होगा और दूसरी डायरेक्शन में दूसरी लाइन पे गाड़ी चलेंगी। इट इज़ इनहेरेंटली सेफर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग दूसरी तरह से भी आप देखिए, किसी ट्रैक के ऊपर आप दिन भर में एक गाड़ी चलाते हैं और आपके पास क्योंकि दूसरी लाइन नहीं है तो आपको उस पर दिन भर में 50 गाड़ी चलानी पड़ती है, तो मेंटेनेंस का समय आपके पास कम होगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इज ए इनहेरेंट पार्ट ऑफ द सेफ्टी अपग्रेडेशन ऑल्सो। इसके साथ जो भी आप नया एसेट बनाते हैं, आप नई लाइन बनाते हैं या नया ब्रिज बनाते हैं या नया आप सिग्नलिंग सिस्टम लाते हैं या आप नया लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो चीज़ है वो नई टेक्नोलॉजी की आती हैं। उनमें इनहेरेंटली डिज़ाइन में सेफ्टी के एंगल्स इनबिल्ट होते हैं। तो ये कहना कि हम अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी को एक उससे पुश मिलता है, ये एक बेसिक इनहेरेंट चीज़ है। और सेफ्टी में एक जो चैलेंज जो हम लोगों ने नोटिस किया है, मैंने रेलवे में 40 साल का मुझे अनुभव है, तो एक चीज़ ये भी रही है कि सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमारे सेफ सिस्टम्स डेवलप होंगे। तो अभी जो माइंडसेट है रेलवे के अंदर रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर वो यही है कि हम जहाँ पर रिन्यूअल्स ओवरड्यू हो गए हैं, चाहे वो ट्रैक हो, चाहे वो सिग्नलिंग सिस्टम हो,
चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, सभी में जहाँ जहाँ रिन्यूअल ड्यू है तो रिन्यूअल समय से किया जाए और नया एसेट हम दें, जिससे कि हमारा पैसेंजर का किसी भी तरह से सेफ्टी में कंप्रोमाइज़ ना हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना, जैसे अभी पिल्लई साहब ने कहा कि हम 2.5 लाख करोड़ का एक खर्च हर साल का लेके चल रहे हैं। दिस विल बी ए बिग पुश फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ द रेलवेज ऑल्सो। प्रोफेसर अभिषेक, आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं हिंदुस्तानी भाषा में, ताकि सब लोगों को समझ में आए, ये कवच जो सिस्टम है प्रोटेक्शन का, वो किस तरीके से काम करता है और इंडियन रेलवेज के लिए ये कितना अहम हो सकता है। पहले हम कुछ टर्म्स को समझना चाहेंगे। एक टर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल। इस ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक लग जाए, दूसरा पार्ट होता है ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन हो, और तीसरा पार्ट होता है ऑटोमेटिक ट्रेन का सुपरविजन हो। तो जो ऑटोमेटिक ब्रेक लगने वाली बात होती है उस सिस्टम को कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, और जो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम, और जो सुपरविजन वाला सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। इन तीनों सिस्टम से मिलकर बनता है ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल। तो कवच जो है वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ATP जिसे शॉर्ट में कहते हैं, और ये इंडिजिनियसली बिल्ड सिस्टम है। तो जैसा कि हमने समझा था कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का मतलब है ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगे। तो ये इंडियन रेलवेज ने RDSO के द्वारा इसको 2012 में बनाना शुरू किया था। 2022 तक ये कम्प्लीटली डेवलप्ड है, अभी तो डिप्लॉयड भी है। और अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये ATP होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। तो अब जैसे कि आप एक ड्राइवर हैं, ट्रेन ड्राइवर हैं, और एक सिग्नल है, रेड सिग्नल है, और आपने इसको पास कर दिया। आपने सिग्नल नहीं देखा या यू वर स्लीपिंग है, कुछ कंडीशंस में आपने इस सिग्नल को पास कर दिया। इसको बोलते हैं सिग्नल पास्ड एट डेंजर, SPAD। तो जब आप सिग्नल को डेंजर में पास करेंगे तो जो आपका ATP सिस्टम लगा हुआ है जो ट्रेन में, उससे इंफॉर्मेशन जाएगी टू द ATP सिस्टम जो कि आपके स्टेशन में लगा है। तो स्टेशन से रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे सिग्नल आएंगे जो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेन में ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, जिससे एक्सीडेंट पॉसिबली अवॉइड हो सकता है। ना ही सिर्फ सिग्नल पास एट डेंजर में, बट जब कभी आप ओवर स्पीड करते हो किसी ट्रैक पे, तब भी ये ATP या कवच सिस्टम जो है एक्ट हो जाता है और ट्रेन स्लो डाउन हो जाती है। या कभी और किसी पॉसिबिलिटी से जब भी कोलिजन की पॉसिबिलिटी अराइज करती है तो भी ये ATP सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये कवच जो है हमें 3 टाइप के प्रोटेक्शन देता है। एक तो सिग्नल पास्ट एट डेंजर पे देता है, और एक ओवर स्पीडिंग पे देता है, या किसी और वजह से जो कोलिजन की पॉसिबिलिटी है उसको ये अवॉइड करता है। अब इसमें हम 2-3 चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है कि कवच, मैंने बोला कि एक्सीडेंट को मिनिमाइज करेगा, तो इसको ज़ीरो एक्सीडेंट सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा इसमें चीज़ ये है कि अभी तो हम ट्रेन्स जो है हमारी 160 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चलती है। फ्यूचर में जब और स्पीड से ट्रेन चलेंगी तो ड्राइवर के लिए पॉसिबल नहीं होगा सिग्नल एस्पेक्ट को देख पाना और ट्रेन को ब्रेक लगाना या स्लो डाउन करना। उसमें ये नेसेसिटी बन जाता है कि अगर आपका ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है तो अगर ड्राइवर ने सिग्नल को पास भी कर दिया तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगेंगे। मतलब ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए नेसेसरी सिस्टम है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे हम जानते हैं इंडिया में जो फॉगी कंडीशंस होती हैं जिसमें ड्राइवर को दिखता नहीं है और ट्रेन काफ़ी स्लो स्पीड में चलती हैं, काफ़ी डिलेज होते हैं, उनके लिए भी अच्छा सिस्टम है क्योंकि इससे ऑटोमेटिक ट्रेन ब्रेक्स लगेंगे, ड्राइवर को पूरा इन्फॉर्मेशन होगा वो किस स्पीड से जा रहा है, उसकी ट्रेन की लोकेशन क्या है, सिग्नल कितना दूर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे पैनल पे मिलेगी। और इससे जो इनएफिशिएंसी आती है रेलवेज के अंदर उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। और बिकॉज ये इंडिजिनस है, ये चीप भी है काफ़ी, जो कंपेयर्ड सिस्टम्स हैं यूरोप या बाकी नेशंस में जो अवेलेबल सिस्टम उनसे काफ़ी चीप है, 1/4 टाइम्स इसकी कम कॉस्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप रहा है इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन रेलवेज का कि इस सिस्टम को डेवलप करें और इसको यूज़ में लाएँ। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, दो ये सिस्टम चीप है बट ऐसा नहीं है कि सेफ्टी से इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये SIL4 सर्टिफिकेट है इसके पास, मतलब ये हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। तो इट इज़ सेफ
as well as cheap system compared to तो हम the कह सकते हैं कि इंडियन रेलवेज में अगर हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो ये जो कवच सिस्टम है वो एक बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम हो सकता है और कह सकते हैं कि इंडियन रेल की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है क्योंकि ये हमारे ही मुल्क में तैयार किया गया है। प्रोफेसर मानव, आपसे मैं यहाँ जानना चाहूँगी कवच को ही लेकर, अगर इंडियन कंडीशंस की बात की जाए तो इंडियन कंडीशंस के लिए ये कवच कितना सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कितना बड़ा एक ये रेवोल्यूशन हो सकता है, कितना बड़ा लैंडमार्क हो सकता है ये इंडियन रेलवेज के लिए? तो जैसा प्रोफेसर दीक्षित ने कहा कि ये जो कवच सिस्टम है ये बहुत सस्ता सिस्टम है। अगर हम इसको और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टमों से कंपेयर करें या इसकी तुलना करें तो ये इसकी जो कॉस्ट है कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने की वो लगभग 50 लाख रुपए 1 किलोमीटर पे आती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम यूरोपियन स्टैंडर्ड जो हैं ETCS इनसे कंपेयर करें बहुत कम है। इसकी सस्ता होने की वजह क्या है, सबसे पहले हम ये जानें। और इसके बाद प्रोफेसर दीक्षित ने ये भी कहा कि ये बहुत रिलायबल है सिस्टम, ये बहुत रिलायबल है, ये फेल सेफ सिस्टम है, ये 0% प्रोबेबिलिटी है इसके फेल होने की। तो ये ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो है RFID की तकनीक। इसमें हम RFID के पैचेस रेल ट्रैक पर इंस्टॉल करते हैं कुछ कुछ दूरी पर। उन पैचेस के अंदर ट्रैक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैक्सिमम अलाउबल स्पीड, किसी स्थान पर कितनी स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए, और कुछ और इन्फॉर्मेशन एनकोड होती है। लोकोमोटिव के नीचे एक RFID रीडर लगा होता है जो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ता रहता है, और लोकोमोटिव जो है आपका जो स्टेशन है उस पर एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का बेस स्टेशन होता है, उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जुड़ा रहता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये तकनीक है, ये फेल सेफ क्यों है? ये इसलिए फेल सेफ है क्योंकि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि रेलवे को 2 साल पहले एक डेडिकेटेड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम दे दिया गया है, जो कि एक फ्रिक्वेंसी बैंड होता है अबाउट 700 मेगाहर्ट्ज के आसपास, 5 मेगाहर्ट्ज का। वो बैंड रेलवे के कार्यकलापों के लिए डेडिकेटेड है। उस बैंड के ऊपर ये ट्रांसमिशन होता है, और वो होने की वजह से ये ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा सेफ है और सिक्योर है। अगर हम अपने इस कवच सिस्टम की तुलना यूरोपियन सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम से करें तो वहाँ पर जो डाटा का ट्रांसमिशन है लोकोमोटिव टू बेस स्टेशन वो पब्लिक नेटवर्क्स पे होता है। तो इस वजह से जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है थोड़ी कंप्रोमाइज़ होने की संभावना रहती है। जबकि दूसरी तरफ हमारा ये कवच सिस्टम, क्योंकि हम अपने एक निर्धारित बैंडविड्थ पर हम ट्रांसमिशन करते हैं जिस पर कोई और व्यक्ति ट्रांसमिट नहीं कर सकता, इसलिए डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ये जो बैंडविड्थ है और इसका RFID है, यही इसकी जो सक्सेस और जो सिक्योरिटी है 100% सिक्योरिटी का मेन राज है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है। पिल्लाई सर, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो कवच है कि कितना बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर हम पूरे एक लास्ट डिकेड की बात करें तो इंडियन रेलवेज़ में हमने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है कि एक स्पीड हमको मिल रही है, ट्रैवल टाइम कम हो रहा है, चाहे हम शताब्दी की बात करें, राजधानी की बात करें, और उसके बाद जिस तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है, तेजस है, इवन बुलेट ट्रेन्स हमारे पास है। तो अगर हम इस तरह से बात करें तो इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं और कितना हम रफ्तार से एक लास्ट डिकेड में इंडियन रेलवेज़ आगे बढ़ी है? जहाँ तक रेलवेज़ के प्रोग्रेस इन द लास्ट डिकेड का सवाल है, तो अगर पैसेंजर ट्रेन स्पीड्स को लिया जाए तो हम 160 kmph स्पीड के ट्रेन्स अभी चलाना वी हैव स्टार्टेड सम टाइम बैक, गतिमान एक्सप्रेस। मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि 130 के ऊपर there is whenever train is going above 130 kmph it is mandatory, ये mandatory है कि एक protection system होना चाहिए। तो जब ये ट्रेन चलती है गतिमान एक्सप्रेस तो हमारा दिल्ली से आगरा में there is one protection system which is called TPWS,
which is the precursor to the Kavach. In the suburban system, there was an earlier precursor, which is a very basic system called auxiliary warning system. Bombay Suburban वगैरह में अगर trains by for some reason goes at a higher speed than allowed at a signal or passes a signal at danger, तो ये AWS के through break लगता है. So as far as speeds are concerned, now on the Indian Railway network, on the main trunk routes, the speed has been increased to 130 kmph on almost all our trunk routes, that is Golden Quadrilateral and the diagonals. The speeds have gone up to 130 kmph and trains are running at 130 kmph. For running beyond that, we need to have a protection system, but as आप लोग जानते हैं कि अभी रेलवे जो कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही है, ये साउथ सेंट्रल रेलवे में इसका ट्रायल हुआ है. ये 265 किलोमीटर्स पे कमीशन पहले किया है और अनदर 1200 किलोमीटर्स का इन्होंने अभी साउथ सेंट्रल रेलवे ने कंप्लीट कर दिया है. उसके फाइनल कमीशनिंग ट्रायल्स चल रहे हैं और पूरे भारतीय रेल के लिए एक या डेढ़ साल पहले 35,000 रूट किलोमीटर्स पर कवच का सैंक्शन लिया गया है और ये प्रोसेस शुरू में दिल्ली से बॉम्बे और दिल्ली कलकत्ता ये 2 रूट में कमीशन किया जाएगा और उसकी कार्रवाई चल रही है. और रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे मंत्रालय का ये बहुत बड़ा फोकस है कि इम्प्लीमेंट करें वो इस प्रोजेक्ट को. पैसेंजर ट्रेन्स का अपग्रेडेशन, जहाँ तक स्पीड्स का सवाल है, वन मेजर ब्रेक थ्रू हैज़ बीन वंदे भारत. वंदे भारत की खासियत ये है कि ये लोको हॉल्ट नहीं है. नॉर्मल ट्रेन्स में लोकोमोटिव होता है और उसके पीछे कोचेस रहती हैं. वंदे भारत इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ ट्रेन सेट. That is, it is powered directly from by the OHE, and it works to some extent as if मैं उदाहरण दूँ तो जैसे suburban trains चलती है, EMU trains चलती है, ये एक उदाहरण है. But ये this is much superior to that. This is what is called a train set, which is running in different countries of the world, all over the world, in most countries of the world. ये जो high speed train भी इसी principle of train set principle पे चलती है. तो वंदे भारत जैसे कि जानते हैं कि कई रूट्स में चल रही है अभी ऑल ओवर इंडिया. पहले शुरू में यहाँ से दिल्ली से बनारस और दिल्ली से कटरा चली थी. उसके बाद अभी सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, हर जगह ऑन डिफरेंट इंटरसिटी रूट्स ये चलने लगी है और ये बहुत पॉपुलर है. इसका एक रनिंग का खासियत ये है कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेन्स इज़ दैट इट हैज़ गॉट मच बेटर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन. तो ट्रेन जब रुकती है और या कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन पे चलती है तो वहाँ पे ट्रेन लूजेस टाइम. तो वंदे भारत में वही एक मेन डिफरेंस है एज फार एज वंदे भारत रनिंग इज़ कंसर्न्ड एंड कंपेयर टू दी अदर ट्रेन्स. The overall upgradation, as I mentioned earlier, when we augment the infrastructure, have additional tracks, advanced signaling, better rolling stock, तो उसका अपना ही contribution है capacity बढ़ाने में, क्योंकि we are able to run more trains on the same system. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी with the upgradation which is proposed for Kavach, and increase in speeds beyond 130 kmph to 160 kmph, हमारा जो overhead traction system वह भी upgrade हो जाएगा to 2x25 kV on many sections wherever it is required. तो कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम हो रहा है इंडियन रेलवेज़ में. अगर हम स्पीड की बात करें तो ये गेम चेंजर है अगर कह सकते हैं, चाहे वो कवच सिस्टम हो या फिर वो वंदे भारत हो. यहाँ पर अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल की भी
बात हो रही है। दिनेश जी, आपसे मेरा यहाँ पर ये सवाल होगा कि फ्यूल की भी जब बात आती है तो ग्रीन एनर्जी में भी हम आगे बढ़ने की बातें करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इशू है, जो हमारी सरकार इसको लगातार उठा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडियन रेलवेज़ में किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और कब तक इसको हम फ्यूचर में देख सकते हैं? इसमें देखिए, ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है कि तो इसका कंसेप्ट का जो जेनेसिस है वो है कार्बन न्यूट्रलिटी से। और भारत देश ने डिफरेंट वर्ल्ड फोरम्स में, इवन प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कमिटमेंट दिया गया है कि इंडियन रेलवेज एट द एंड ऑफ दिस डिकेड, मतलब सन 2030 में कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन कर लेगा। तो कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन करने के कई बड़े मुद्दे हैं, और क्योंकि हम लोग लार्जली हमारा ट्रैक्शन डीजल पे चलता था कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले हमने फुल इलेक्ट्रिफिकेशन का डिसीजन किया। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा कार्बन एमिशन का था वो इससे कम होता है, सबसे बड़ा स्टेप है। उसके बाद अंदर में हमने एलईडी का उपयोग शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ा कार्बन का पोर्शन उससे निकल गया। इसके बाद जो हमारी एनर्जी नीड है, वो हमारी एनर्जी नीड ट्रैक्शन की तो अब काफ़ी बढ़ गई है। अब हमारा 25 kV सिस्टम से भी काम नहीं चलेगा, हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं 2 × 25 kV से, लेकिन बिजली कहीं से तो हमें लेनी पड़ेगी। अब इंडियन रेलवेज इस डायरेक्शन में चल रही है, इस दिशा में अग्रसर है कि हम जो भी एनर्जी लें वो हमें ग्रीन एनर्जी मिले और सबसे कम कार्बन एमिशन से एनर्जी मिले। उसका क्या तरीका है कि हम लोग 24 आवर की इलेक्ट्रिसिटी लें, सोलर पे हम ज़्यादा डिपेंड करें और विंड पर हम ज़्यादा डिपेंड करें, क्योंकि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 2021, 22, 23 से 2030 में करीब 4 गुना होने वाली है। तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो हम एनर्जी कोयला जला के या डीजल जला के या पेट्रोल जला के हम ना प्रबंध करें, उसका प्रबंध हम जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उस पर हम डिपेंड करें। तो हमारे सारे पॉलिसी इनिशिएटिव उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने कंजम्पशन को भी कम करें। हमारी जितने सिविल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हमारी जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक कंसेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का शून्य का तात्पर्य ये होता है कि जो बिल्डिंग जितना बिजली खर्च करे उतना ही वो बिजली पैदा भी कर ले। इसी तरह से कार्बन सिंक को हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमें किसी जगह पे एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही है और उसमें हमारा एक अमाउंट का कार्बन एमिशन होता है, तो कहीं हम उतने पेड़ लगा दें कि हमारा वो कार्बन एब्जॉर्प्शन भी हो। तो ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट हैं, इनमें मैं समझता हूँ कि इंडियन रेलवेज पूरे देश में अग्रणी रूप से काम कर रहा है, और जो डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं पिछले 2-3 साल में वो इसमें बहुत दूर तक जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि 2030 में जो हमारा प्रधानमंत्री जी से प्रॉमिस है 2030 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन करने का, वो हम जरूर प्राप्त करेंगे। कह सकते हैं कि इंडियन रेलवेज को बहुत ही जल्दी एक वर्ल्ड क्लास रेलवे सिस्टम के एकदम बरकस ला के खड़ा कर दिया जाएगा, और हम वैसा ही फील कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और आज भी हम बात करें तो एक बहुत ही एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो पूरे देश में सब लोगों को मुहैया है। अभिषेक जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप इसको समअप करें, क्योंकि सिक्योरिटी का जो इशू है वो बहुत बड़ा है। आज भी हम देखते हैं कि कभी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उसमें अगर एक सिक्योरिटी के इश्यूज़ के लिहाज से हम बात करें तो कितने काम करने की अभी ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों को बहुत ही मिनिमम लेवल पर, एक तरह से कहा जाए कि ज़ीरो लेवल पर ले जाएं? ओके, तो जो सिक्योरिटी आएगी मेरे हिसाब से वो तभी आएगी जब मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स ऑटोमेटेड मोड में चलेंगे। जब उसमें कंप्यूटर डिसीजन लेगा तो उस टाइप के सिस्टम से जो ह्यूमन एरर की संभावना होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो जब तक हमारे सारे सिस्टम्स ऑटोमेटेड नहीं होंगे तब तक मिसहैप हो सकती है। तो कवच इसमें एक अच्छा कदम है कि हम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ब्रेक पे तो अब हमारा कंट्रोल है, एटलीस्ट वहाँ पे जो डिसीजंस है वो कंप्यूटर ले रहा है। और अगर हमें इसे और एडवांस करना है तो हमें ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन और ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हम फुली ATC सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की तरफ
जा सके। तो जब ये सारे सिस्टम्स हमारे पास आ जाएंगे, अभी हमने कवच से स्टार्ट किया है, बट ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन एंड सुपरविजन को इसमें और जोड़ देंगे, तब हम इंश्योर कर पाएंगे कि हम ज़ीरो एक्सीडेंट की तरफ रेलवेज़ को ला पाएँ। जी, बहुत सारे स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं और बहुत सारे कंसर्न्स पर रेलवेज़ के आज आपने इतना अच्छा डिस्कशन किया और इतने इश्यूज डिस्कस करके जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक ये सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। प्रोफाइल